मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी की? प्रवीण, अंजलि, अर्पण, रोहित, सिपेंद्रा, दीपक, दिव्यांशु, विपिन, रोहित, संतोष, सन्नी, मलाइका। अरे वाह भाई, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरा स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए पढ़ते हैं आगे। जी जी, आप वेस्ट बंगाल से, आपका स्वागत है। तो आइए मेरे दोस्तों, बिना किसी इधर उधर की बात, सीधा करते हैं पढ़ाई की शुरुआत। आइए मेरे बच्चे। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। देखो भैया, ये है उसकी इनकम, ये है उसका एक्सपेंडिचर, और जो बचा वो बचा मेरे प्यारे जो उसकी सेविंग। यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा देंगे तो बचेगी सेविंग। सवाल में कह रहा है कि भैया 60% खर्च करता है, तो 60% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी? 3/5। या चलो 100 ही लेके समझाता हूं ताकि बात समझे। कहता है 60% खर्च करता है, मतलब अगर 100 रुपए कमाएगा तो 60 रुपए तो खर्च ही कर देगा। तो बचत कितनी होगी भैया? 40। आप कहें जी हाँ, समझ गए। अब कह रहा है कि अगर उसकी इनकम 15% बढ़ जाए, अगर उसकी इनकम 15% बढ़ जाए, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 15%, इनकम 15% बढ़ गई, तो मेरे बच्चे इनकम 15% बढ़ाओगे तो 100 का 15% 15, 15 बढ़ के हो गई 115। और कह रहा है जी खर्चा भी 15% बढ़ गया, तो 60 का 15% कितना हुआ? 15 छिके 90। भाई 60 का 15% निकाल लो। 15% की फ्रैक्शन होती 3/20, तो मन मन में निकालो भाई। 20 तिये 60, 3 तिये 9, तो खर्चा बढ़ गया 9, तो यानी खर्चा हो गया 69। अब मेरे दोस्तों, वो कुल मिला के 115 कमा रहा है भैया, और खर्च कितने कर रहा है? 69। तो 115 में से 69 घटा दो यार। तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ 10 में से 6 गया 4, 46। तो हम ये कह सकते हैं कि सर उसकी जो बचत है वो 46 है। उसकी बचत कितनी होगी भैया? 46। तो उसकी बचत पहले थी 40, अब हो गई 46। कितनी बढ़ गई? 6। एक चीज और भी ध्यान रखना, ये बात आप यहां से भी निकाल सकते थे कि भाई इनकम 15 बढ़ी, खर्चा 9 ही बढ़ा, तो 15 में से 9 खर्चा हटा दिया तो बाकी 6 क्या बढ़ जाएगी? बचत। लेकिन कह रहा है परसेंटेज बताओ, तो भाई 6 की बचत बढ़ी किस पे? 40 पे। तो 100 पे कितना? आप कहेंगे 2 तिया 6, 2 20 40, 1/20 5%, तो 3/20 15%। यानी उस आदमी की इनकम 15% बढ़े, खर्चा 15% बढ़े, तो उसकी बचत भी मेरे बच्चों 15% बढ़ जा रही है। हाँ है ना महेंद्र भाई? देखो, महेंद्र भाई ने कमेंट करे 3। पहला कमेंट किया राधे राधे, फिर लिखा बोलो तो कुछ, फिर आगे लिखा राम राम, फिर आगे लिखा महेंद्र भाई ने राकेश सर की जय हो। अरे मेरे महेंद्र भाई, मान जा, धरती पे टिक जा, पढ़ ले। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि मैं आपके कमेंट पढ़ूं और आपको एंटरटेनमेंट दूं, तो मेरे बच्चे उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। सिलेक्शन के लिए कमेंट जरूरी नहीं है। आपके डाउट होंगे वो मैं जरूर पिक करूंगा जो कर रहा हूं। दूसरा, मैं पढ़ाते हुए मैं रजनीकांत तो हूं नहीं कि यूं यूं लिखता रहूं, यूं लिखता रहूं, तुम्हारी तरह देखता रहूं, यूं यूं करता रहूं। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, हूं तो आदमी है। तो फिर मैं इधर देख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, तो इधर ही देख रहा हूं यार। तो समझा करो भाई थोड़ा। आइए मेरे दोस्तों, कहता है एक आदमी ने अपनी इनकम का 75% खर्चा किया। एक आदमी ने अपनी इनकम का 75% खर्च किया, ठीक है जी। तो भैया ये उसकी इनकम है, और ये एक्सपेंडिचर, और ये उसकी सेविंग। 75% खर्च किया, तो मेरे दोस्तों 75% की फ्रैक्शन हो गई 3/4। हाँ जी, आप 100 माने तो 100 मान लीजिए, वरना 3/4 ले। 100 माइनस 75% खर्च किया, तो बाकी 25% बचत किया। अब कह रहा है कि भैया उसकी इनकम 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई तो इनकम कितनी इंक्रीज हो गई? 20। और खर्चा भैया 10% बढ़ा, तो भैया इनकम हो गई 120। यही था ना? कह रहा है जी खर्च जो है उसका वो 10% बढ़ गया, तो भैया 75 का 10%, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जानता है 10% 7.5 हो जाएगा।
तो 7.5 रुपये आपका खर्चा बढ़ गया, तो नया खर्चा हो गया 82 रुपये 50 पैसे या 82.5। तो कह रहे जी उसकी बचत में क्या होगा, तो भैया 120 में से आप क्या करो 82.5 हटाओ। हाँ जी 82.5 हटाओ। तो कैसे हटाएं भाई, यहाँ 0 10 में 5 गया 5, यहाँ 9 रहा, 9 में 2 गया 7, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 11 में 60 गया 3, तो आएगा 37.5। तो नई बचत हुई 37.5। ये तो है मेरे भाई मूर्ख बच्चे के काम। जो समझदार है वो ये देखेगा कि भैया इनकम बढ़ गई 20 रुपए, समझो 20 रुपए, और उसमें से खर्चा केवल 7.5 ही एक्स्ट्रा होने लगा, तो 20 में से 7.5 हटा देंगे तो बचा कितना 12.5। तो इसका मतलब सेविंग 12.5 बढ़ गई, हम सीधा ही निकाल लेते हैं, हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी। अब कह रहा है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो भाई 12.5% की वृद्धि हुई है, और पहले बचत कितनी थी 25, तो कह रहा है परसेंटेज बताओ। आप जानते हैं 12.5 का डबल होता है 25, तो 1/2 होता है 50%। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, जो मूर्ख बालक होगा वो क्या करेगा, वो 8,550 के साथ कुश्ती करेगा। वो क्या करेगा, वो लिखेगा कि उसकी इनकम जो है वो है 8,550 रुपए, उसका जो खर्चा है वो उसने दे रखा है कितना 5700 रुपए, और फिर घटा के लिखेगा उसकी बचत। फिर इनके परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, 19% 13%, उसमें बावला हो जाएगा। आपको ये सब काम नहीं करना, आपको दो चीजों पे नोटिस देना है। पहली चीज ये कि आपसे पूछा क्या है, सर परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है। जब भी आपसे परसेंटेज पूछा हो, फ्रैक्शन पूछा हो, रेशियो पूछा हो, तो कोशिश करिए कि जो यहां वैल्यू है इसकी रियल वैल्यू लेने की जरूरत ना पड़े। तो इनके बिना कैसे होगा, सर इसका रेशियो उठा लीजिए, 0 से 0 काटा, काट दिया जी। उसका 19 से कट रहा, 19 30 57 0, 19 से काटेंगे 19 चौक 76, 19 5 95, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 30 45। यानी आप सिंपली ले सकते हैं कि इसकी इनकम 3 है भाई, तो इसका खर्चा है 2। अगर 3 में से 2 खर्च कर दिया तो बचत कितनी रही होगी 1। इट इज क्वाइट इजी माई डियर टू टेक इट सॉल्व। अब बड़ा आसान हो गया। हाँ जी, अब मेरे दोस्त तुमसे पूछा क्या वो बात करते हैं। कह रहा है अगर उसकी इनकम 19 नहीं, यदि आय और व्यय में 19 और 13, कहता है इनकम 19% बढ़ जाए, तो मेरे भाई 3 का 19% निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम है। 3 का 19% निकालना मुश्किल है, तो क्या करें, इसको मान लेते हैं 300, इसे मान लेते हैं 200, इसे मान लेते हैं 100। हाँ जी, यानी अगर उसकी इनकम 300 मान लो, इसे 200, इसे 100, ऐसा क्यों, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 300 का 19% 57, और खर्चा कितना बढ़ जाए जी 13%, तो 200 का 13% 26। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर उसकी इनकम जो है वो 57 यूनिट बढ़ चुकी है और खर्चा मात्र 26 यूनिट बढ़ा है, तो भैया कितनी इनकम ज्यादा बढ़ी, तो 57 में से 26 घटा दोगे तो ये आएगा 21। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो बचत है वो मेरे बच्चों 21 यूनिट बढ़ जाएगी। बचत जो है मेरे प्यारे बच्चों कितनी बढ़ जाएगी, 21 यूनिट बढ़ जाएगी। तो कह रहा है बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे 21 ही आए ना, 21 या 7 में 6 नहीं 31 आए, 5 में 2 गया 3, 31, माफ करिए 31। तो बचत बढ़ेगी 31। तो 31 का इंक्रीज हुआ सेविंग में किस पे, 100 पे, तो परसेंटेज बताइए कितना। तो मेरी प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी, कि भैया उसकी बचत में 31% का इंक्रीज होगा। कह रहे जी एक आदमी की इनकम 13,500 रुपये और खर्चा 9,000 है। तो ये इनकम है मेरे बच्चों, ये खर्चा है। इनकम 13,500 है, खर्चा 9,000 है। तो सबसे पहला काम आप ये देखिए कि हमसे पूछा क्या है। तो सर हमसे पूछा है परसेंटेज चेंज। जब 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 परसेंटेज चेंज पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछी जाए, तो आप एक्चुअल वैल्यू मत उठाइए, काटिए भाई। 2 जीरो से 2 जीरो गया, अच्छा ये 9,000 था क्या, 2 जीरो काटा। अब भैया 45 थी 135, 45 दूनी 90, तो रेशियो आया 3:2। मतलब इनकम 3 है तो खर्चा 2, तो बचत कितनी हुई भाई 1 है। 300
200 100। किसी भाई ने कोई लोड लगाए थे नहीं। अब लड़ाई आगे लड़ते। अब मेरे प्यारे बच्चों आ गया है, अगर उसकी इनकम 13% बढ़ जाए तो 300 का 13% 39, और उसका खर्चा मेरे भाई 9% बढ़ जाए तो 18। तो कह रहा फिर उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो आप ये देखो यार, 39 इनकम बढ़ी, खर्चा 18 ही एक्स्ट्रा गया, तो बचत कितनी एक्स्ट्रा हो गई, मतलब इनकम कितनी एक्स्ट्रा रह गई 21। तो जो 21 एक्स्ट्रा रही है वो भी बचत। और आप ये बात जानते हैं कि 100 पे कोई चीज ही तो परसेंटेज कहलाता है। तो आंसर होगा मेरे दोस्तों 21%। सवाल में मेरे भाई कह रहा है कि चीनी का दाम 16 से 2.3% बढ़ जाता है। तो मेरे बच्चों, चीनी का दाम 16 से 2.3% बढ़ जाता है तो फ्रैक्शन हो गई 1/6। इसका मतलब जो प्राइस है वो 6 से कितना हो गया 7। बिल्कुल ठीक है। चीनी का दाम 16 से 2.3% बढ़ जाता है, मतलब चीनी की कीमत पहले 6 थी तो अब 7 हो गई। परिवार की खपत 20% घट जाती है, और जो कंजप्शन है वो 20% घट गई। तो 20% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे बच्चों, 1/5। यानी खपत 5 थी तो 1 घट के कितनी हो गई 4। आपने कहा सही। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, चीनी की कीमत मेरे प्यारे बच्चों 6 से 7 हो गई और खपत 5 से 4 हो गई। तो सवाल में कह रहा है कि खर्चे में परिवर्तन बताओ क्या होगा, उसके एक्सपेंस में परिवर्तन बताइए क्या होगा। मेरे बच्चों एक बात बताना, कीमत 6 से 7 हो गई तो यानी पहले 6 रुपए कीमत थी और 5 किलो लेट से चीज खरीदता था तो खर्चा आता था 30 रुपए। अब भैया 7 रुपए रेट हो गया लेकिन चीज खरीद रहा है 4 किलो तो खर्चा आएगा 28। हाँ जी। तो कह रहा है जी खर्चे में बताओ क्या चेंज हो गया। तो खर्चा घट गया सर 2 यूनिट खर्चा घट गया, किस पे 30 पे। तो 100 पे कितना, 2 एकम 2, 2 15 30, 1/15 होता है मेरे दोस्तों 6 से ही 2/3%। यानी उसकी खर्च में 6 से 2/3% का चेंज आ गया। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। नजर आ रही है जीवन अंधेरे। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई 57:1/7%। किसी सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ गई। मेरे बच्चों सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन उठा लो। 57 से 1/7% की फ्रैक्शन 4/7। फ्रैक्शन पे काम आपको ही करना है, मैं नहीं करूंगा अब ये। तो भैया जो सेल है वो 7 से कितनी हो गई 11। बिल्कुल ठीक है। और जो इसकी प्राइस है वो 16 से ही 2/3% बढ़ गया। कीमत 16 से 2/3% बढ़ गया, फ्रैक्शन हो गई 1/6। प्राइस अगर उसका 6 था तो एक बढ़ के कितना हो गया 7। तो कहता है उसकी रेवेन्यू में फर्क बताओ क्या हुआ, यानी आय में फर्क बताओ क्या हुआ। तो मेरे दोस्त आप ऐसे समझिए इस बात को कि सर अगर 7 टिकटें बिकती थी और एक टिकट 6 रुपए की थी तो उसकी आय हो गई 42। और अगर उसकी 11 टिकटें बिक रही और एक टिकट 7 की है तो उसकी इनकम हो गई 77। सर बिल्कुल ठीक है। यानी जो रिवेन्यू 42 थी अब वो 77 हो गई। किसी भाई ने कोई लोड लगाया थे नहीं। तो मेरे बच्चों उसकी रेवेन्यू कितनी बदल गई सर, 35 बढ़ गई उसकी रेवेन्यू। तो 35 का इंक्रीज आ गया मेरे प्यारे बच्चों किस पे, 42 पे। तो 100 पे कितना, तो 7×5 = 35, 7×6 = 42, 5/6। अब 5/6 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/6। तो एक एक होगा 100% और 1/6 होगा 16 सही 2/3%। एंड फाइनली यू विल गेट आंसर 83 सही 1/3%। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर।
देखिए यार, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये कोई नंबर है और इस नंबर को 3/5 से गुना करना था, लेकिन गुना किससे कर दिया इसी नंबर को? 7/4 से। ये गलत किया और ये सही था। ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5। अब मेरे दोस्तों, मुझसे पूछा क्या हुआ है? परसेंटेज चेंज, परिवर्तन पूछा हुआ है। परसेंटेज चेंज इन नंबर, ये जो नंबर है उसके अंदर प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये पूछा हुआ है। तो हमें एक बात समझनी है कि यार ये नंबर कांस्टेंट या फिक्स है। यहां पे भी वही नंबर है, यहां पे भी वही है। तो अपनी मर्जी से कोई भी एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो 5 और 4 कैल्सियम क्या हुआ? 20। तो यहां ले लेते हैं 20। यानी सर हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो 20 है। जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो क्या है? 20। तो 5 को 20 से काटते 4, 4 3 12 आ जाता। 4 को 20 से काटते 5, 5 7 35 आ जाता। तो मैं यहां कहता कि यार पहले जो गिनती 12 थी अब वो 35 हो गई, मतलब कैलकुलेशन 12 से 35 हो गई। कितना इंक्रीज हुआ? 23 का। तो सर 23 का चेंज आ गया किस पे? 12 पे। तो 100 पे कितना? तो इसे लिखेंगे 12 दूनी 24, 2 माइनस 1/12। तो देखो 12 दूनी 24, 2 माइनस 1/12, 2 का मतलब 200%। और भाई 1/12 का मतलब 8 से ही 1/3%। 200 में से 8 घटाएंगे मेरे भाई, क्या बचेगा? 191 सही कहीं है? ये रहा 191 सही, 2/3% मेरा राइट आंसर हो। करो करो करो। देखो यार, सवाल में कह रहा है कि एक नंबर को 5/3 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन गलती से इसे मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। तो बताओ रिजल्ट में क्या कहानी? ये सही था, ये गलत है। तो नंबर ऐसा मान लेते हैं जो 5 से भी कट जाए और 3 से, तो 15। 3 5 15, 5 5 25, यानी कैलकुलेशन आ गई 25। मतलब आनी चाहिए थी 25, और आई कितनी भैया? 5 3 15 9। तो आनी चाहिए थी 25, आई है 9, तो कितने की कमी होगी भैया? 16 की। तो 16 की कमी है मेरे दोस्त 25 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा मेरे दोस्त 64%। देखना भाई, 16 की कमी यही है ना? तो इसके ऑप्शन में मिस्टेक है। जस्ट मेक ए करेक्शन इन द ऑप्शन एंड एवरीथिंग इज ओके। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिए। नजर जा रही है आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं लेबर वर्क 60 आवर पर वीक। एक लेबर है और वो जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है मेरे भाई, टाइम पर वीक जो इन्वेस्ट कर रहा है काम करने में, वो कर रहा है 60 आवर पर वीक। एक सप्ते में 60 घंटे इन्वेस्ट करता है। और इसकी जो मजदूरी है, मजदूरी जो है मेरे भाई वो है 2400 रुपए। मजदूरी है 2400 रुपए, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब उसे पर घंटे मजदूरी मिलती होगी, पर आवर। पर आवर भैया उसको पैसे मिलते होंगे, तभी तो भैया कितने सप्ते में कितने घंटे काम किया, डेली के घंटे के कितने, तभी तो 2400 रुपए मिला। हाँ जी सर। तो अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो सोचो कि 2400 घंटे की कमाई उसने कर ली है कितने दिन में, ना कितने घंटे में, 60 घंटे में। हाँ जी। तो एक घंटे की कमाई क्या हुई? 40। तो हम ये लिख सकते हैं सर 40 रुपए पर आवर उसकी कमाई थी, 40 रुपए प्रति घंटे उसकी कमाई थी। 60 घंटे काम किया तो 2400 रुपए की मजदूरी उसने कमा दी। बिल्कुल ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अगर उसका पर घंटे सैलरी 40% बढ़ गई, पर घंटे सैलरी 40% बढ़ गई, तो पर घंटे सैलरी है कितनी भाई? 40 रुपए।
और अब कह रहा है इसके अंदर 40% इंक्रीज हो गया, पर डे पर आवर सैलरी जो है इंक्रीज बाई 40%, पर आवर वेजेस। तो अगर पर आवर वेजेस 40% इंक्रीज हुआ तो 40% की फ्रैक्शन क्या हुई दोस्त, 2/5। तो 5×8 = 40, 8×2 = 16। तो यानी अब उसकी पर आवर वेजेस 16 रुपए बढ़ गई। तो पहले 40 रुपए था, अब 16 रुपए बढ़ गया भैया। तो अब हम कह देंगे कि पर आवर वेजेस 56 रुपए प्रति घंटा होगा। बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है कार्य करने का जो समय है वो 16 घट गया। तो 16 की फ्रैक्शन 1/6 किसका, 60 का। तो 60 का 1/6 निकालोगे क्या आएगा भाई, तो ये आएगा सर 10 घंटे। तो हम ये कह सकते हैं कि सर काम करने का जो समय है वो 10 घंटे घट गया। तो अब कितने बचा, 50 घंटे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि 50 घंटे वो काम करेगा और हर घंटे की दिहाड़ी मिलेगी 56 रुपए। तो पूरे सप्ते की मजदूरी कितनी हो जाएगी, गुना करेंगे सर, तो ये आ जाएगी 56 का आधा कितना हो, 2800 रुपए। गुना करेंगे ना, 50 × 56, हाँ जी। तो यानी कुल मिला के 2800 रुपए मेरे प्यारे बच्चों उसकी मजदूरी हो गई। तो पहले मजदूरी कितनी थी, 2400, अब मजदूरी कितनी हो गई, 2800। कितनी बढ़ गई भाई, 400। तो 400 रुपए मजदूरी बढ़ी है कितने पे मेरे दोस्त, 2800 पे या 2400 पे, 2400 पे। तो कह रहा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 4 एकम 4, 4 6 24, 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। यानी उसकी मजदूरी की जो लागत, मजदूरी में जो इंक्रीजमेंट है वो 16 से 2/3% है। आप कहेंगे सर बात सही है, बात सही है, कुछ और बात बताओ। आओ मेरे दोस्त कुछ और बात करें। सर एक चीज आपने कही थी कि भाई अगर सवाल के आखिर में उसने कंपैरिजन पूछा हो, परसेंटेज पूछा हो, फ्रैक्शन पूछा हो, तो देर इज नो नीड टू टेक रियल वैल्यूज। तो हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें उस केस में रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। तो क्या करें, तो क्या करें सर, तो मेरे प्यारे बच्चों एक तरीका है। क्या, कि भाई ये बताओ कि प्रति घंटे उसकी जो मजदूरी है वो कितनी बढ़ रही है, 40%। बिल्कुल ठीक है सर। अगर 40% उसकी पर घंटे मजदूरी बढ़ रही है तो 40% की फ्रैक्शन 2/5। इसका मतलब उसकी मजदूरी पर घंटे पहले 5 रुपए होती थी, तो अब 2 बढ़ के कितनी हो गई, 7 रुपए। यानी यूं कह सकते हैं कि 7 रुपए घंटे अब मजदूरी होगी, पहले 5 रुपए घंटे मजदूरी होती थी। और कार्य का जो समय है वो 16 से 2/3% घट गया। कार्य करने का समय 16 से 2/3% यानी 1/6 कम हो गया। मतलब अगर वो पहले 6 घंटे काम करता था तो अब 1 घंटे कम 5 घंटे हो गया। हाँ जी। तो मेरे बच्चों एक बात तो, अगर वो डेली 6 घंटे काम करेगा तो 5 रुपए के हिसाब से कितनी मजदूरी बनेगी, 30। और अब अगर वो 5 घंटे काम करेगा तो 7 रुपए के हिसाब से मजदूरी कितनी बनेगी, 35। तो मजदूरी में कितना इंक्रीज हो गया, 5 का। तो 5 का इंक्रीज हुआ 30 पे, तो 100 पे कितना, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 16 सही 2/3%। मजदूरी में 16 से 2/3% का इंक्रीज हो गया। क्या किसी भाई को दिक्कत है, जल्दी से बताइए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। आंसर इस तरीके से सेम आ रहा है लेकिन तरीका गलत है। तरीके में गलती क्या हो, ध्यान से समझिए। पीछे भी एक सवाल आया, जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल दिया आपको, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, कि यार एक आदमी है और वो अपनी इनकम का, बड़े ध्यान से समझना, वो अपनी इनकम का, उसकी इनकम 15% बढ़ जाती है, इनकम 15% बढ़ जाती है, खर्चा भी 15% बढ़ जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों तो बताओ उसकी सेविंग में क्या चेंज होगा, बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा और कितना परसेंटेज चेंज होगा। तो अगर आप इसी तर्ज पे काम करेंगे तो आप ये कह देंगे कि इनकम 15% बढ़ गई, तो 15% का मतलब 3/20, यानी इनकम 20 थी तो 3 बढ़ के कितनी हो गई, 23। और खर्चा भी 15% बढ़ गया
तो 15% तो यानी 20 से कितना हो गया 23। तो भैया 20 ही कमा रहे थे, 20 ही खर्च कर रहे थे, तो बचत जीरो थी। अब 23 ही कमाया, 23 ही खर्च किया, तो बचत जीरो हो गई। ऐसे तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेन चीज पता है क्या है? मेन चीज है ये इनिशियल रेशियो मेंटेन करना। आपको याद होगा ये सवाल जब कराया था तो उसमें लिखा हुआ था कि एक आदमी अपनी इनकम का 20% खर्च करता है। तो 20% की फ्रैक्शन आप लेते 1/5, या यूं कहते हैं कि भाई 100 रुपए कमा रहा है तो 20 खर्च कर रहा है ना, 80% था कि 80% खर्च कर रहा है। तो 80% यानी 80 का खर्चा कर रहा है तो बचत कर रहा है 20 की। हाँ जी, यानी ये रेशियो जरूरी था। अगर आप इस रेशियो को भूल जाएंगे तो नहीं होगा। अब 15% इसका निकाले, 15% इसका निकाले, तो आपका आंसर सही आएगा। मैं फिर से अपनी बात समझाता हूं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जो उसने बेसिक आइडेंटिटी दी है ना, उसको इग्नोर मत कर देना सवाल में, उसको रखना जरूरी है। जैसे इस सवाल की अगर हम बात करें तो इस सवाल की बेसिक आइडेंटिटी क्या थी कि भाई 60 घंटे हर वीक काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, 60 घंटे काम कर रहा है और 2400 रुपए उसकी मजदूरी आ रही है पूरे सप्ते की। तो यहां से अगर आप काटोगे तो आप देखोगे 60 × 40, 60 × 40 2400 रुपए आया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 60 × 40 क्या आया? 2400। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों को यहां पे? तो हमें यह देखना होगा कि यार ये रेशियो मेंटेन करना होता है, 20-30-60, 20-दूनी-40, तब जाके वो सारी कहानी सेट होती है। एम ही मत कर देना कोई भी चीज। एक दो और एग्जांपल लेके इस बात को समझाता हूं, रुको। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कहानी कह रहा है उसको सुनिए। कहता है एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह कार खरीद सके। कहता है हर महीने इतना पैसा बचाता है ताकि जोड़ जोड़ के एक साल में कार खरीद ले। तो ज्ञात करें कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उस कार को 9 ही महीने में खरीद ले। ध्यान देना मेरे भाई। मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह एक साल में कार खरीद ले। यानी उसका टारगेट है कि 12 महीने में वो कार खरीद ले। तो हर महीने वो कुछ ना कुछ पैसा बचाता है। लेट से ₹A पर मंथ बचा रहा है, ₹A पर मंथ बचा रहा है, तो 12 महीने में वो कार खरीद लेगा, यानी कार की कीमत हो गई 12। अब कहता है जी उसका टारगेट बदल गया और वो उसी कार को 9 महीने में खरीदना चाहता है। मेरे दोस्तों, कार कितने महीने में खरीदना चाहता है? 9 महीने में। तो नेचुरल है, अब उसी कार को अगर वो 9 महीने में खरीदना चाहता है तो अब उसे अपनी सेविंग बढ़ानी होगी। तो लेट से अब उसकी सेविंग हो गई ₹20। अब मान लेते हैं ₹20 हर महीने बचा रहा होगा, क्योंकि ज्यादा बचाएगा तभी तो 9 महीने में कार खरीदेगा। तो अब इसकी कमाई हो गई 9B। रेशियो लेंगे 3 चौक 12, 3 तिया 9। यहां से A/B का रेशियो लेंगे मेरे बच्चे, तो 3 यहीं आ जाएगा, B/A आ गया, 4 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब A की बचत पहले 3 थी, तो अब मतलब उसकी जो आदमी है उसकी बचत पहले 3 थी, तो अब बचत कितनी हो गई? 4। यानी पहले अगर हर महीने वो ₹3 बचाता था तो अब हर महीने उसे 4 बचाने होंगे। देखो 4 बचाएगा तभी तो 9 चौक 36 रुपए की कार आएगी, और यहाँ 3 बचाएगा तभी तो 12 तिया 36 की कार आएगी। अरे हाँ है ना? तो कह रहा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? तो भाई पहले उसकी बचत थी 3, अब बचत हो गई 4, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 1। तो 1 की वृद्धि 3 पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे प्यारे बच्चों 33 सही 1/3% का इंक्रीमेंट हो गया उसकी इनकम। 33 सही 1/3% का इंक्रीमेंट हो गया उसकी इनकम में। अरे हाँ या ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अगर आप इसी सवाल को दूसरे तरीकों से देखना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी टैकल करें कि सर हमें कोई कार है और वो कार हमें पहले 12 महीने में खरीदनी थी, अब वही कार हम 9 महीने में खरीदेंगे। कार वही है, तो हम एक ऐसी कीमत मान लेते हैं कार की जो 12 से भी भाग हो जाए और 9 से भी, तो 12 और 9 का एलसीएम 36। हम मान लेते हैं कार की कीमत है ₹36। तो यानी 12 महीने में 36 जोड़ने तो हर महीने 3 जोड़ेगा, और अब 9 महीने में 36 जोड़ने तो हर महीने 4 जोड़ेगा। तो पहले हर महीने की बचत 3 थी, अब 4 होगी। कितनी बढ़ गई बचत? 1। 1 बढ़ गई 3 पे, तो 100 पे कितना?
तो आंसर होगा 33 सही 1/3%। क्लियर है यहां तक की बात? मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा था अमाउंट ऑफ ए वर्क इन ए फैक्ट्री इज इंक्रीज बाई 15%, 50%। देखिए एक एक चीज को समझते जाइए, जिस जिस शब्द में दिक्कत हो उसको नोट कर, मतलब उस पर कुछ पेन चला दीजिए, बार बार इसे स्क्रॉल करते रहिए, मतलब बार बार पढ़ते रहिए। कह रहा था अमाउंट ऑफ वर्क इन ए फैक्ट्री इज इंक्रीज बाई 50%। किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ गई। बाई व्हाट परसेंट इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क। तो काम समय पर खत्म हो जाए इसके लिए कितने प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी, कितने कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी, बाई व्हाट परसेंट इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। कहता है काम को प्रीवियस टाइम में ही खत्म करना है, पहली चीज। काम की मात्रा 50% बढ़ गई है, मतलब पहले 100 काम करना होता था फैक्ट्री में, तो अब 150 काम करना होगा। उतने ही दिनों में काम खत्म करना है, दिनों की संख्या नहीं बदलनी। तो उस काम को करवाएं कैसे? नए आदमी लगाने होंगे। तो कह रहा है, यही पूछ रहा है कि भाई नया आदमी जो लगाने की बात हो रही है तो उसमें कितने आदमी नए लगाने होंगे। और मेन चीज कह रहा है कि नए मजदूर की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है। देखिए मेरे दोस्त, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सीखने की भी होती हैं और खुद से करने की भी होती है। ये सवाल खुद से सीखने का बहुत ज्यादा होगा। मैं जिस भी तरीके से सवाल को कराऊंगा आपको कोशिश एक ही करनी है कि अपने तरीके से सवाल को डालना है। जैसे हम पहली लाइन पकड़ते हैं, इस पहली लाइन में उसने कहा कि भाई नए वाले मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% ज्यादा है। तो ये न्यू है और ये ओल्ड है, और 25% की फ्रैक्शन 1/4 है, यानी पुराने वाले की 4 यूनिट है एफिशिएंसी, तो नए वाले की 1 ज्यादा, मतलब कितनी होगी? 5। मेरे बच्चों इस बात का मतलब यहां से ये बना कि भाई नया मजदूर अगर एक दिन में 5 कुर्सियां बना रहा है, 5 कुर्सियां बना रहा है, तो पुराने वाला मजदूर एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता था। यानी पुराना एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता था, तो मेरे प्यारे बच्चों नया मजदूर एक दिन में 5 कुर्सियां बनाएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि यदि फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए, फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए, फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए, तो मेरे दोस्तों हम क्या करते हैं? लेट द नंबर ऑफ वर्कर, हम आदमियों की कुछ संख्या मान लेते हैं। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप x आदमी माने, 100 आदमी माने, 200 माने, 2 माने, 5 माने, कितने। तो आप कहेंगे कि सर ये चेक करने के लिए देखो कि लास्ट में चाहिए क्या। तो लास्ट में पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि, यानी कंपैरिजन चाहिए, तो x मानने की जरूरत ही नहीं है। तो अपनी तरफ से आदमियों की जो मर्जी संख्या मान लो। मैं मान लेता हूं यार 100 आदमी है। हमने मान लिया कि 100 आदमी हमारे पास पुराने वाले हैं, 100 आदमियों को काम पे लगाया। और मेरे दोस्तों एक पुराने वाला आदमी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 4 कुर्सियां। भाई पुराना जो आदमी है एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है, एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है। भाई काम तो कुछ भी हो सकता है ना, मैंने कुर्सियां रख लिया काम। तो अगर पुराने वाला आदमी एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है, तो 100 आदमी एक दिन में कितना काम कर देंगे? 400 कुर्सी बनाने का। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे रोज ये 100 आदमी काम पे आते, 4 कुर्सी के हिसाब से 400 कुर्सी बनाते और अपने घर चले जाते। रोज का यही काम। अब क्या हुआ, एक दिन कहता है कि ऑर्डर बड़ा आ गया समझो, और 50% वर्कलोड बढ़ गया। 50% वर्कलोड बढ़ गया, तो भैया 400 का 50% कितना? 200। यानी अब 200 काम एक्स्ट्रा करना होगा, 200 कुर्सियां और बनवानी होंगी। यह तय है कि पुराने वाले जो आदमी हैं वो तो डेली अभी भी 400 ही कुर्सियां बनाएंगे, जबकि अब हमें बनानी 50% ज्यादा, मतलब 600 कुर्सियां बनानी हो। तो थोड़ा सा हल्के से सोचोगे तो पता चलेगा कि भाई अब हमें 600 कुर्सियां बनानी, पुराने वाले तो 400 ही कुर्सियां बना पाएंगे, तब कितनी कुर्सियां और एक्स्ट्रा चाहिएंगी बनाने के लिए? 200। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर अब 200 कुर्सियां हमें एक्स्ट्रा बनानी होंगी डेली। सर क्या वही आदमी बनाएंगे? नहीं, क्योंकि उन आदमियों की तो हिम्मत ही 400 बनाने की, तो 200 कुर्सियां और बनवानी होंगी। तो ये 200 कुर्सियां किससे बनवानी होंगी? सर नए आदमी से। तो भैया नए आदमियों से बनवानी है 200 कुर्सियां, तो ये बताओ कि जो नए आदमी हैं वो, एक नया आदमी जो है वो एक दिन में कितनी कुर्सियां बना लेता है? 5। तो अगर 5 कुर्सियां एक दिन में बना लेता है तो 200 कुर्सियां बनाने में कितना दिन लगेगा? 40। मतलब कितने आदमी लगेंगे? 40, माफ करिए।
मतलब 5 कुर्सी बनाने में एक आदमी लगता है, तो 200 कुर्सी बनाने में कितने आदमी लगेंगे? 40 आदमी। मतलब अगर पहले से 100 आदमी आपके पास हैं, तो आपको 40 आदमी काम पे और रखने होंगे सर, तो आपका काम आज खत्म हो जाएगा। 200 जो फालतू काम है, मतलब 600 काम आज हो जाएगा। तो कह रहा कितने आदमी ज्यादा रखने होंगे? तो भाई 40 आदमी रखने होंगे। पुराने कितने थे? 100। तो कह रहा कितना परसेंट? 100 पे कोई चीज परसेंटेज कहलाती है, यानी 40% आदमी आज हमें काम पे बढ़ाने होंगे, तो हमारा काम समय पे खत्म हो जाएगा। क्या आप समझ पाए? अगर आप इस बात को बहुत अच्छे से नहीं समझे हैं, तो एक बार लैंग्वेज पढ़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम एक देखिए, एक मोटी बात समझो यार, जब तक आप अलग अलग डाटा नहीं मानोगे, बात नहीं बनेगी। मेरा बताया हुआ आंकड़ा का प्रयोग मत करिए। आप अपनी तरफ से जो दिल कर रहा है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय मान लीजिए। आप 2 एम्प्लॉय मानिए, 3 मानिए, 1 मानिए, 50 मानिए, जो मर्जी मानिए, कुछ तो मानेंगे। मान लेते हैं भाई शुरुआत में कितने आदमी माने? 1 आदमी मान लेते हैं। 1 आदमी था जी, तो वो तो 4 कुर्सियां ही बनाएगा, 4 चेयर बनाएगा, तो पूरे दिन में काम हो गया 4 चेयर का। लेकिन रोज ये 1 आदमी आता, 4 कुर्सियां बना जाता और चला जाता। आज 50% काम बढ़ गया, मतलब 2 कुर्सियां एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी। अब इस आदमी की तो कहता औकात 4 ही कुर्सी बनाने की, तो ये 2 कुर्सियां किससे बनवानी होंगी? नए आदमी से। और नया आदमी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है? 5 कुर्सियां। तो 5 कुर्सी बनाने के लिए 1 आदमी चाहिए, तो 2 कुर्सी बनाने के लिए कितना आदमी चाहिए? भाग दे देंगे। भाग देंगे तो 0.4, यानी 0.4 आदमी और चाहिए इस काम को, बढ़े हुए काम को पूरा करने में। तो 0.4 आदमी चाहिए, और पुराने कितने हैं? 1। तो 100 पे कितना? तो निकालोगे, आंसर आएगा 40%। आप कुछ भी मानिए, जैसे मर्जी मानिए, 10 मानिए, 20 मानिए, 30 मानिए, जो मर्जी करिए, आपका आंसर हर एक से सेम आएगा, कोई अलग बात नहीं। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है इन ए ट्रेन देर आर एज मैनी वैगन्स एज देर आर दी नंबर ऑफ सीट्स। एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितनी प्रत्येक डब्बे में सीट है। एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने प्रत्येक डब्बे में सीट है। मतलब ये हुआ कि भैया, अगर नंबर ऑफ वैगन, वैगन माने जानते हो ना, डब्बे, अगर डब्बों की संख्या जितनी है, उतनी ही कह रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। तो हर डब्बे में सीटों की संख्या भी सेम होगी। कहानी का मतलब यह है, मतलब हर डब्बे में सीटों की संख्या भी उतनी होगी जितने डब्बे हैं। अगर मान लो 50 डब्बे हैं, तो इसका मतलब हर डब्बे में सीटें भी 50 ही होंगी। अगर मान लो 100 डब्बे हैं, तो इसका मतलब हर डब्बे में सीटें भी 100 होंगी, यानी जितने डब्बे होंगे उतनी ही सीटें होंगी। ऐसा सवाल कह रहा है। अब अगली लाइन में कह रहा है क्या, कि एक डब्बे में 25 आदमी बैठे हुए हैं, जो उसकी क्षमता का 71.3% है। सबसे पहले 71.3% की फ्रैक्शन बताओ सर। वो हो जाएगी कितनी? 5/7। कहता है किसी डब्बे में जितने यात्री आते हैं, उसकी एफिशिएंसी का 5/7 एफिशिएंसी पर आदमी बैठे हुए हैं। मतलब मेरे दोस्तों, अगर डब्बे में कुल सीटें, डब्बे में कुल सीट 7 यूनिट है, अगर डब्बे में कुल सीट 7 यूनिट है, तो आदमी जो बैठे हैं 5 सीटों पर, 5 यूनिट पर। देखिए इस लाइन को ध्यान से पढ़िए बेटा, अरिथमेटिक लैंग्वेज का खेल है, बार बार पढ़िए। कहता है एक डब्बे में 25 आदमी हैं, जो उसकी क्षमता के इतने % के बराबर है। इन वन ऑफ द वैगन कैरिंग 25 पैसेंजर्स पर्सन्स। कहता है एक डब्बे में 25 आदमी जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, इज फिल्ड विद दिस % ऑफ इट्स कैपेसिटी। वो इसकी क्षमता का 71/3/7% जगह को घेरे हुए। 71/3/7% की फ्रैक्शन 5/7। मतलब
अगर उस डब्बे की कैपेसिटी 7 है तो उसमें 5 यूनिट पे लोग बैठे हुए, मतलब डब्बे में अगर 7 यूनिट सीटें हैं तो आदमी बैठे हैं 5 यूनिट पे, जबकि आदमी 5 यूनिट पे नहीं है, 25 आदमी है। तो मेरे बच्चे 5 यूनिट 25 आदमी, तो 1 यूनिट 25/5 यानी 5 आदमी। 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे बच्चों 5 आदमी, मतलब 5 यूनिट 25 आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 यूनिट 5 आदमी को, तो 7 यूनिट किसे करेगा? 35 को। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हर डब्बे में 35 सीटें, हर डब्बे में नंबर ऑफ सीट्स कितनी मेरे बच्चे? 35। तभी तो उसने कहा कि भाई इस डब्बे में जितनी भी सीटें हैं उसका 71/3/7% जो मेरे बच्चे वैल्यू है वो बेसिकली 25 के बराबर है। अब हमें यहां से बस एक छोटी बात ये समझनी थी कि भाई हर डब्बे में नंबर ऑफ सीट्स हैं 35, और अगर हर डब्बे में 35 सीटें हैं तो डब्बों की संख्या भी 35 ही होगी, ऐसा सवाल ने कहा था। ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन फुल ट्रेन, कि भाई पूरी ट्रेन में सीटें कितनी हैं? तो आप कहोगे 35 तो सीट है और 35 ही डब्बे, तो भाई एक डब्बे में 35 सीटें, तो 35 डब्बों में कितनी होगी? गुना करेंगे, 5 5 25 और 3 चौक 1225 सीट है, यानी पूरी ट्रेन में 1225 सीट है, मतलब पूरी ट्रेन में 1225 आदमी बैठ सकते हैं। अब सवाल में क्या पूछा है? सवाल में अब आपसे ये पूछा है भाईजान, क्या फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी एक्मोडेटेड इफ इट हैज मिनिमम 20% सीट्स ऑलवेज वैकेंट। तो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स की संख्या निकाल के बताइए जो इस ट्रेन में एक्मोडेट हो जाए यदि ये मान लिया गया है कि 20% सीट हमेशा खाली रहती है। यदि 20% स्थान हमेशा ही रिक्त रहता है तो अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें। तो अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें। यदि 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं तो मैक्सिमम कितने पैसेंजर इसमें ट्रेवल करते हैं बताना है। तो भैया 20% हमेशा ही खाली रहते हैं, तो दोस्त एक बात बताओ, 1225 सीटें, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में से एक सीट हमेशा खाली रहेगी, तो फिर भरेगी कितनी? केवल 4/5। तो इसका मतलब केवल इतने ही आदमी तो इसके अंदर सफर करेंगे, क्योंकि आपने कंडीशन लगाई कि भाई 20% हमेशा खाली रहेंगे। तो सोल्व करते हैं, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 चौक 16 और 2 18, 4 दूनी 8 1 9। इसका मतलब 980 पैसेंजर इस ट्रेन में मैक्सिमम ट्रैवल करेंगे। वैसे 1225 ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि भाई 20% हमेशा ही खाली रहेंगी, तो इसका मतलब 980 ही आदमी इसमें ट्रैवल कर पाएंगे। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन, दैट इज 980। देखो मेरे भाई, सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो, मैं एक बार समझाऊंगा उसके बाद आप समझो सवाल को। देखिए अरिथमेटिक लैंग्वेज का खेल है, जितनी बार पढ़ सके उतना बार पढ़िए। कह रहा है मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 मिनट। कहता है एक आदमी 20 लाइनें हर 10 मिनट में लिख सकता है, बट ही लिव्स 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन, परंतु वो हर लाइन में 8% जितनी जगह खाली छोड़ता है। पहले कॉन्सेप्ट बताओ क्या, मुझे एक बात बताना मेरे दोस्त, राम जो है भाई, राम जो है 300 रुपए में तो आम लेके आया, 700 रुपए के केले लेके आया, आम केले और सेब भी ले लेते हैं भैया, और भैया 200 रुपए की सेब लेके आया। राम माफ करिए, 300 रुपए के आम खरीद लाया, 700 के केले और 200 की सेब। अब उसने क्या किया, 10% प्रॉफिट ही लेके आम को बेच दिया, 10% प्रॉफिट पे केले को बेच दिया, और 10% प्रॉफिट लेके सेब को बेच दिया। तो मुझे सिर्फ आप ये बताइए मेरे दोस्तों कि राम को पूरी ट्रांजैक्शन पे कुल मिला के कितना प्रॉफिट हुआ।
राम को मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप कहेंगे देखो सर 300 पे 10% कितना प्रॉफिट हुआ 30, 700 का 10% 70 का प्रॉफिट यहां कमा लिया, और 200 का 10% 20 का प्रॉफिट यहां, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 30 और 70 100 और 20 120। तो कुल लाभ जो है वो 120 रुपए का है। कुल लाभ टोटल प्रॉफिट जो है वो 120 रुपए का है। और अगर मैं आपसे कहूं प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो आप कहेंगे कि सर देखो टोटल कॉस्ट ले लो कि भाई पैसा कितना लगाया, तो 300 700 1000 और 200 1200, तो भैया 1200 रुपये पैसा लगाया। हाँ जी, 1200 रुपये इन्वेस्ट किया है और उसको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे भाई 120 का, 120 का हुआ प्रॉफिट, तो कितना प्रतिशत का लाभ कमाया, कैलकुलेट करोगे तो आएगा 10%। बहुत सारे बावले जो 30% आंसर दे रहे थे वो अब इस बात को समझेंगे और आगे ध्यान रखेंगे कि अगर मेरे प्यारे बच्चों हर चीज पे सेम रेट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो ओवरऑल भी रेट ऑफ प्रॉफिट सेम ही रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि यार 5 लाइनें, एक लाइन ये है, या एक पेज ये है, एक पेज ये है, एक पेज ये है, एक पेज ये है, एक पेज ये, और अगर इस पेज में मैं 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, अगर इस पेज पे मेरे बच्चों में 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, इस पेज में मैं 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, इस पेज में मैं 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, इसमें भी 2%, और भैया इसमें भी 2% जगह खाली छोड़ रहा हूं, तो ये बताओ पांचों पेजों पे कुल मिला के कितने परसेंट जगह खाली छोड़ दूंगा, पांचों पेजों पे कुल मिला के कितने परसेंट जगह खाली छोड़ दूंगा। तो मेरे भाई आपका आंसर होना चाहिए सर पांचों पे भी आप 2% जगह खाली छोड़ो। यानी जो रिएक्शन आप हर डाटा के साथ करेंगे अगर वो रिएक्शन सेम है तो ओवरऑल रिएक्शन भी सेम ही होगा। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। मान लीजिए 5 पेज हैं, अगर हर पेज में आप 2% काम करेंगे तो ओवरऑल भी आपका 2% काम होगा। अगर आप 5 तरीके के या 2 तरीके के फल बेचने चले गए और एक पे X% का प्रॉफिट है, दूसरे पे भी X% का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल भी आपको X% का प्रॉफिट होगा। ये कहानी तब तक चलेगी जब तक कि रिएक्शन हर एक में सेम होगा, तो ओवरऑल में भी सेम होगा। अब मेरे बच्चों सवाल पे वापसी लाते हैं। तो उसने कहा कि एक आदमी है हर 10 मिनट के अंदर 20 लाइनें लिख देता है, लेकिन वो 8% जगह खाली छोड़ता है। तो मेरे दोस्तों कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और अगर 8% जगह वो खाली छोड़ रहा है तो 100 में से 8% जगह खाली छोड़ रहा है, तो काम कितनी जगह पे कर रहा होगा 92% जगह पे। तो देसी भाषा में मतलब ये हुआ कि भाई 20 लाइनों का, भाई ध्यान से समझना, 20 लाइनों का 92% काम करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। क्योंकि वो ये कह रहा है कि भाई एक आदमी 20 लाइनें टाइप करता है, 10 मिनट में लेता है, 10 मिनट में टाइप करता है, 10 मिनट ले लेता है, और हर पेज पे 8% जगह खाली छोड़ देता है, तो हर पेज का 92% काम कर रहा होगा। कटिंग चलाओगे तो मेरे बच्चों पता चलेगा कि 2 लाइन का 92% काम पर मिनट ये लोग कर रहे हैं, पर मिनट ये लोग कर रहे हैं। पहले इतनी बात समझो आराम से, 30 सेकंड का ब्रेक लेके फिर आगे बताता हूं, क्योंकि समझना जरूरी है। अगर आप लैंग्वेज से पार नहीं पाओगे फिर दिक्कत आ जाएगी। देखिए मेरे बच्चे, कोचिंग का मतलब होता है कि आपको एक्चुअल चीजें दिखाना, और एक्चुअल चीजें ही मैं दिखा रहा हूं लैंग्वेज। आइए अब आगे अगली लाइन में बबुआ का कहत बा, अगली लाइन में कह रहा है हाउ मच टाइम ही विल टाइप, कह रहा कितना समय लगेगा, इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस। कहता 23 पेज टाइप करने हैं, हर पेज के अंदर 40 लाइनें हैं, और हर लाइन में पहले से कहता है ही लीव्स 25% मोर मार्जिन ऑफ बिफोर। इस ऑफ को जोर से बोलो। देखिए 40 पंक्तियों वाले 23 पेज अब हमने लिखने हैं, तो कह रहा कितना समय लगेगा यदि अब वो पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। जब देखिए जिन बच्चों का बेसिक कमजोर हो उनके तरीके सिखा रहा हूं कि लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाए, मेन वर्ड पे एम्फेसाइज किया जाए। तो अब वो क्या कह रहा है भैया, अब वो ये कह रहा है कि भैया 40 लाइनों वाले 23 पेज पे काम करना है,
40 लाइनों वाले 23 पेज लिखने हैं, ठीक है जी, इतना काम करना है। लेकिन कह रहा है जी अब वो पहले का 25% अतिरिक्त जगह खाली छोड़ेगा। कह रहा है जी जितनी जगह पहले खाली छोड़ रहा था उससे अब 25% अतिरिक्त जगह खाली छोड़ेगा। तो मेरे दोस्तों अगर एक लाइन में, कोई भी लाइन अपने आप में 100% होगी, बिल्कुल, तो इस लाइन में पहले वो कितनी जगह खाली छोड़ रहा था जी? 8%। मतलब अगर एक लाइन में 100 शब्द लिखने की जगह तो 8 शब्दों की जगह खाली छोड़ रहा था। अब क्या कह रहा है? अब वो ये कह रहा है कि पहले का जितनी जगह खाली वो पहले छोड़ता था उसका 25% अधिक जगह खाली छोड़ेगा। तो पहले कितनी छोड़ता था? 8। अब 8 का 25% 2 अधिक जगह खाली छोड़ेगा। यानी पहले 8 जगह खाली छोड़ रहा था, तो अब 8 में 2 जोड़ोगे, मतलब अब हर लाइन में 10 जगह खाली छोड़ेगा। यानी 100 काम करने की जगह है तो 90 ही करेगा, 10 खाली छोड़ेगा। ये बात समझने की है। इसका मतलब मेरे भाई अब वो 40 लाइनों के 23 पेज जो लिखेगा, लेकिन हर लाइन पे वो 90% काम करेगा। पहले हर लाइन पे वो 92% काम कर रहा था, अब वो 90 ही करेगा। बहुत सारे बावले क्या करेंगे, 25 और 8 33 कर देंगे। नहीं, उसने कहा पहले का मतलब पहले वाले से गुना करो, 25% अतिरिक्त अधिक जगह खाली छोड़ रहा है। तो अब इतना काम करना है मेरे दोस्तों। 1 मिनट में कितना काम कर लेता है? 2 लाइनों का 92%। तो भैया 2 लाइनों का 92% काम 1 मिनट में उड़ा देता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा? निपटाते हैं भैया। 23 चौक 92, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 5 नीम 45, 450 मिनट। कैलकुलेशन भूल चूक माफ, आंसर आ जाएगा 450 मिनट। यानी 450 मिनट में वो इस काम को खत्म कर देगा। अब आराम से कैलकुलेशन समझो मैं क्या कह रहा हूं, इन सारी बातों को समझिए। कॉन्सेप्ट यही। आइए मेरे दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से समझने का है, क्योंकि जबरदस्त बिंदु है, यहां से बहुत सारी चीजें आप समझेंगे। मेरे दोस्तों एक बात बताना, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल लेके समझाता हूं। आपकी जेब में 20 रुपए है, आपकी जेब में 20 रुपए, ठीक है। आप इस 20 रुपए को 2 जगह खर्च करते हैं। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। आपकी जेब में 20 रुपए हैं और आप इस 20 रुपए को 2 जगह खर्च करते हैं। एक जगह मेरे प्यारे बच्चों आप चॉकलेट खरीदते हैं, और एक जगह आप चाय पीते हैं। चाय पीते हैं, 2 चीजों पे खर्च करते हैं। मान लीजिए 20 रुपए में से 15 रुपए आप चॉकलेट पे खर्च कर रहे हैं और 5 रुपए आप चाय पे खर्च कर रहे हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई आपके पास जो ये 20 है ये फिक्स है, आपको रोज 20 ही मिलेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको बदल नहीं सकते। कांस्टेंट वैल्यू, इसे बदला नहीं जा सकता दोस्त। यानी जितने आपको रोज मिलते हैं उतने ही आज मिलेंगे, बदलेंगे नहीं। एक दिन क्या हुआ, और आपके लिए यह भी फिक्स है कि आप खर्च चॉकलेट और चाय पे करोगे। एक दिन क्या हुआ मेरे भाई, चाय पर कोई दोस्त मिल गया तुम्हें, उसने कहा अबे दोस्त हमें भी चाय पिला दे। तो भैया उसकी भी चाय तुम्हें पिलानी पड़ी, और मान लो उसकी चाय के चक्कर में तुमने 2 रुपए फालतू खर्च कर दिए, तो 5 रुपए चाय पे होते थे, आज 7 रुपए खर्चा हो गया। ठीक है जी। तो मेरे दोस्त ये बताओ कि आज फिर चॉकलेट पे कितना करोगे? आप कहोगे सर आपने कहा है कि भाई ये तो फिक्स है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। अगर सर 20 रुपया फिक्स है और 2 रुपए हमने यहां फालतू खर्च कर दिया है, 7 रुपए खर्च हो गया, तो 20 में से 7 यहां खर्च हो गया, तो यहां कितना होगा? बाकी 13 ही रुपए खर्च होगा। इसका मतलब ये निकला कि अगर यहां 2 रुपए फालतू खर्च कर रहे हो तो यहां 2 रुपए कम खर्च करना पड़ेगा, यहां 2 रुपए कम खर्च करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। क्या मेरी बात समझे नहीं? बहुत बढ़िया। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं अगर अमाउंट फिक्स है, अमाउंट या कोई चीज फिक्स है और उसी में 2 चीजें बट रही हैं, 2 चीजें बट रही हैं, तो मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं जितना परिवर्तन यहां होगा ना, अमाउंट ऑफ चेंज
change in chocolate is basically same as amount of टी। यानी चाय के खर्चे में जितना परिवर्तन होगा ना, उतना ही परिवर्तन चॉकलेट में होगा, क्योंकि फाइनल खर्चा तो आपके पास 20 ही है। तो अगर आप यहां 2 कम खर्च कर रहे हैं तो यहां 2 फालतू खर्च कर लेंगे। अब इसी बात को मैं आपको ये कहूं कि यार आपके पास एक फिक्स खर्चा है, मुझे नहीं पता क्या है, और आप इसे 2 चीजों में खर्च करते हैं, ए और बी में। लेकिन अगर मेरे दोस्त आज आपने ए पे 3 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए, तो बताओ बी में क्या परिवर्तन आएगा? तो आप कहेंगे भाई मेरे पास पैसा तो फिक्स है और मुझे इन 2 में ही खर्च करना है, तो यहां 3 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा हूं, तो यहां मेरे दोस्त मुझे 3 कम खर्च करने पड़ेंगे। ये मैं एग्जैक्टली समझाना चाह रहा हूं। अब अपने सवाल पे आते हैं। कहता है ए और बी 2 फिक्स पॉइंट है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ए एंड बी आर 2 फिक्स पॉइंट दैट आर 5 सेंटीमीटर अहेड। ए और बी 2 फिक्स बिंदु हैं और इनके बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर। यानी ए बी फिक्स हो गया, ए बी जो है मेरे दोस्त फिक्स हो गया। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू फिक्स हो गई, ये वैल्यू फिक्स है। आराम से समझो, 1 में नहीं आएगा, 2 में आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में समझाऊंगा। ये वैल्यू फिक्स है। अब सवाल में कह रहा है कि भैया सी एक पॉइंट है ए बी पर इस तरीके से कि ए सी की लेंथ 3 है। कह रहा है सी एक बिंदु है यहां, लेट से यहां सी एक पॉइंट है यहां, और इस तरीके से है कि ए सी की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। ए सी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे बच्चों, सी एक ऐसा पॉइंट है कि भैया ए सी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। अगर मेरे भाई ए सी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ सी बी की लेंथ कितनी होगी? आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ए सी और सी बी मिला के ही तो 5 है कि भाई 5 रुपए हमारे पास है, कुछ खर्चा मैं यहां करूंगा, कुछ यहां करूंगा, लेकिन ये 5 फिक्स है और इन दोनों में ही खर्चा हो रहा है। ठीक। अब सवाल में कह रहा है अगर एसी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए, एसी की लंबाई 6% बढ़ा दें, कह रहा अगर इसको 6% बढ़ा दें, अगर मेरे दोस्त आप यहां इसे 6% बढ़ा देंगे, तो कहता है सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी? ये बताओ, इसकी लंबाई कितने परसेंट घट जाएगी? लेट से x% घट जाएगी। इसकी लंबाई कितनी घट जाएगी मेरे भाई? x%। अब आप ये बात तो बहुत अच्छे से समझते होंगे मेरे दोस्त कि जितना आप एसी में इंक्रीज करोगे, लेट से अगर मान लो ये पॉइंट आपने यहां से बढ़ाते बढ़ाते आप आगे ले आए, ये वाला पॉइंट यहां ले आए, तो होगा क्या? अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो मेरे बच्चे ये वाला जो पॉइंट है, काहे नाराज हो रहा है भाई, ये वाला जो बिंदु है ये घटता घटता और छोटा हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा। यानी जितना एसी बढ़ाओगे उतना बीसी घटता रहेगा भाई, इसमें कोई नई चीज थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है सर। तो मेरे दोस्त मैं यही कह रहा हूं कि जितना परिवर्तन आप एसी में करेंगे ना, उतना ही परिवर्तन आप बीसी में होगा। एसी को अगर आपने 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है तो बीसी भी 1 सेंटीमीटर घट जाएगी। तो बेसिकली करो क्या, एसी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और बीसी की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों का जोड़ 5 है। तो 3 में 6% की कमी करोगे और भैया 2 में ना 3 में 6% का इंक्रीज करोगे और 2 में x% का डिक्रीज करोगे। तो जितनी चेंज यहां होगा, यानी जितनी कमी आप यहां कर रहे हो और जितनी वृद्धि आप यहां कर रहे हो, दोनों ही बराबर होंगे। 100 से 100 कट जाएगा, 2 3 6, तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आएगी 9%। इसका मतलब अगर आप एसी में 6% का इंक्रीज कर रहे हो तो बीसी में आपको 9% की कमी करनी होगी। बीसी में आपको 9% की कमी करनी होगी। ठीक है जी, समझाता हूं एक और एग्जांपल लेके इसी बात को। मान लो मेरे भाई ये कोई लाइन है एसी और मान लीजिए इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। ए बी, जिसको समझ नहीं आया, यहां कोई बिंदु है सी, एसी की लेंथ है 30 सेंटीमीटर और बीसी की जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। मैं अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये कह रहा हूं कि भाई अगर एसी में मैं 6% का इंक्रीज कर दूं,
6% का इंक्रीज कर दूं तो बताओ बीसी में कितनी कमी होगी। तो बेटा एक बात बताओ, एसी में 6% बढ़ाओगे तो 30 है, 30 में 6% बढ़ाओगे तो 30 का 6% कितना होगा भाई, 30 का 6% कितना होगा, तो आप कहोगे 1.8, तो 1.8 बढ़ जाएगा, 1.8 बढ़ जाएगा मेरे बच्चों, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 31.8, 31.8। और मेरे दोस्तों पूरी लेंथ कितनी है 50, अगर ये लेंथ 50 है और अब सी यहां से हटके यहां आ गया है तो बीसी की लेंथ अब कितनी आ जाएगी, 50 में से 31.5 घटाएंगे मेरे बच्चे तो बचेगा 18.5। तो ध्यान से देखोगे तो बीसी में भी कमी कितने की हो गई, बीसी पहले 20 था अब 18.5 रह गया, तो मेरे दोस्त बीसी में कितनी कमी हो गई 1.5 की। और यही तो मैं बता, हाँ 31.8 हो गया था, सॉरी माफ करिए 31.8, तो ये हो गया 18.2। यह आया 31.8, तो अब सी अगर यहां आ गया तो ये वाली लेंथ जो है अब ये घट के हो गई 18.2। तो 1.8 ये बढ़ा है तो ये 1.8 घटा भी तो है, तो 1.8 घटा दो 20 पे तो कितना 100। मैं इसी चीज को सिंपल समझा रहा हूं यार, जितना परसेंट आप यहां इंक्रीज करेंगे वो इक्वल होगा यहां पे जो डिक्रीज होगा उस अमाउंट के, जितना अमाउंट या इंक्रीज करोगे उतना ही अमाउंट या डिक्रीज करना होगा, ये बात समझा रहा हूं। अब आते हैं जी आगे, करिए। कहता है यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। देखो यार एक चीज होती इनकम, बहुत बढ़िया बाबू, ठीक है जी, एक होता है इनकम टैक्स। कहानी क्या रहती है कि इनकम में से टैक्स हटा के नेट इनकम आती है, नेट इनकम आती है। मैं कहना आपको यह चाह रहा हूं मेरे भाई कि अगर मान लीजिए इनकम 100 है, टैक्स 20 रुपए लग रहा है, तो नेट इनकम कितनी आ गई 80। अब इनकम आपकी फिक्स ही रहे 100, लेकिन टैक्स आपका 20 की जगह 25 कटने लग जाएगा, तो नेट इनकम कितनी आएगी 75। तो ध्यान से देखोगे सेम ही कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा क्या, कि भैया इनकम अगर फिक्स है तो टैक्स में 5 की बढ़ोतरी कर दी ना तो नेट इनकम में ऑटोमेटिकली 5 की कमी हो जाएगी। अगर टैक्स में आप 1 रुपए भी घटाएंगे तो नेट इनकम 1 बढ़ जाएगी, टैक्स में 1 रुपए घटाएंगे तो नेट इनकम 1 रुपए बढ़ेगी, टैक्स में 1 रुपए बढ़ाएंगे तो नेट इनकम 1 रुपए घटेगी। यानी जितना चेंज आप टैक्स में करेंगे उतना ही चेंज आपका नेट इनकम में आएगा। अब सवाल में कह रहा है क्या कि भैया टैक्स में 19% का इंक्रीज हो गया, तो टैक्स का जो 19% है इतना इंक्रीज होगा, और कह रहा है नेट इनकम में 6% की कमी हो गई, तो नेट इनकम का 6% इतना है। तो जो वैल्यू यहां आएगी और जो वैल्यू यहां आएगी दोनों सेम होगी। अगर यहां 5 आ रहा है तो यहां पे मेरे भाई 5 ही होगा। सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटा भाई, टैक्स यहीं रखिए, नेट इनकम बटे में ले आइए, तो आप देखेंगे ये आएगा 6/19। और 6/19 का मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि टैक्स अगर आपका 6 है तो नेट इनकम है 19। तो इनकम में से टैक्स घटा के नेट इनकम आया, तो भैया इनकम कितनी होगी 19 और 6 25। अब कह रहा है टैक्स रेट बताइए, टैक्स परसेंटेज। तो 6 का टैक्स लगा 25 पे, तो 100 पे कितना, 25 चौक 100, 6 चौक 24%। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों टैक्स रेट जो है वो 24% है। ये मेरा आंसर। आइए कह रहा जी आयकर में यानी टैक्स में 17% का इंक्रीज हो जाए और नेट इनकम में भैया 3% की कमी हो जाए, तो नेट इनकम का 3%, टैक्स का 17% बराबर होगा। 2 जीरो से जो 2 जीरो काटा तो टैक्स अपॉन नेट इनकम यह आया 3/17। यानी मेरे दोस्त टैक्स अगर आपका 3 है तो नेट इनकम है आपकी 17, तो भैया इनकम में से टैक्स हटाया होगा तभी तो 17 आया, तो इनकम कितनी रही होगी 20। तो कह रहा है टैक्स परसेंटेज बताइए, तो भैया 3 का टैक्स है बाबू और है किस पे 20 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर होगा 15%, यानी रेट ऑफ इनकम टैक्स है 15%। हाँ जी करिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है।
इसको क्यों दिक्कत हो गई? बढ़ाना चाह रहा है, भागना चाह रहा है। आइए मेरे दोस्तों, कहते हैं फैमिली कंज्यूम 25 किलोग्राम राइस एंड 9 किलोग्राम व्हीट। एक परिवार के पास 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं है पर मंथ और खर्चा करता है 350 रुपए। तो पहली लाइन अंडरलाइन करते हैं भाई। जो जरूरी चीजें हैं, और जरूरी चीजें ये हैं कि फैमिली कंज्यूम 25 किलोग्राम राइस एंड 9 किलोग्राम व्हीट पर मंथ। एक परिवार के पास 25 किलोग्राम चावल कंज्यूम करता है और 9 किलोग्राम भैया गेहूं कंज्यूम करता है। ठीक है जी, आ जाओ बाबू। तो पहली लाइन में बोला कि भैया व्हीट है या राइस है? राइस है। राइस जो है वो 25 किलोग्राम यूज करते हैं, 25 किलोग्राम चावल प्रयोग करते हैं, और व्हीट 9 किलोग्राम यूज करते हैं, 9 किलोग्राम गेहूं प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया। अब अगली लाइन, और खर्चा होता है जी 350 रुपए का। खर्चा होता है भैया 350 रुपए का, 350 रुपए का खर्चा होता है। बहुत सुंदर। अब अगली लाइन को हाईलाइट करते हैं जो बहुत ही जरूरी है, और वो ये, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाई 20%। नहीं, ये लाइन नहीं, इससे पहले की लाइन कह रहा है द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। कहते हैं चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। नागिन चला रहा हूं, देखना, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। कह रहा है चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। भैया 20% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/5। कह रहा है जी चावल की कीमत अगर 5 यूनिट पर किलोग्राम है तो गेहूं की गेहूं की कीमत 5 यूनिट पर किलोग्राम है, तो चावल की कीमत 1 यूनिट पर किलोग्राम। देखिए कंटेंट थोड़ा सा हैवी जरूर जा रहा होगा, लेकिन ध्यान से समझोगे तो बहुत जरूरी चीज है। आराम से समझो, फिर आगे बात करें। कह रहा भैया चावल की कीमत अगर 1 यूनिट पर किलोग्राम है तो गेहूं की 5। कह रहा चावल की कीमत गेहूं का 20%। हमने लिख दिया जी, बात समझ में आ गई। आगे की लाइन नहीं पढ़ रहे, सिर्फ यहीं तक आता है। क्यों? क्योंकि सर सच ये है कि ये एक्चुअल नहीं है कीमत, ये तो रेशियो में है कीमत, ये तो रेशियो में है कीमत, एक्चुअल थोड़ी है ये तो 5 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है। तो भैया खर्चा बताओ महीने का क्या होगा? तो सर ये देखो, 25 किलो चावल 1 रुपए 1 यूनिट के भाव से कितने के आएंगे? 25 यूनिट के, बिल्कुल। और भैया 9 किलो गेहूं 5 यूनिट के भाव से कितने के पड़ेंगे? 45 यूनिट के, बिल्कुल। तो महीने का 45 और 25 70 यूनिट का खर्चा हो गया, जबकि एक्चुअल में महीने का खर्चा दे रखा है 350 रुपए। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? भाग देंगे 5 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए, इसका मतलब हर महीने का जो खर्चा है वो 350 रुपए अगर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए आई। तो भाई गेहूं की कीमत 5 यूनिट थी, तो 5 गुना 5 आएगा मेरे भाई 25 रुपए पर किलोग्राम। और चावल की कीमत पे बात करें तो 5 के हिसाब से 1 यूनिट 5 है, तो 5 रुपए पर किलोग्राम। ये था मेरे प्यारे बच्चों एक्चुअल रेट ऑफ प्राइस फॉर व्हाट? राइस एंड व्हीट। के भाई चावल की कीमत 5 है तो गेहूं की कीमत 25 रुपए पर किलोग्राम। आराम से 20 सेकंड देखो। अब मेरे दोस्तों सवाल में कहानी आगे की लेते हैं, मुख्य बातों पर जोर देते हुए। आइए अब कह रहा है क्या भैया कि ये समझ में आ गया हमें कि भैया खर्चा 350 और प्राइस क्या क्या है वो समझ में आ गया कि प्राइस है गेहूं की कीमत है 25, चावल की कीमत है 5 रुपए पर किलोग्राम। ये कुछ बातें हैं जो हमारे पकड़ में आई है कि भैया प्राइस जो है एक्चुअल में चावल की प्राइस इतना है और गेहूं का प्राइस इतना है। ठीक है जी। हमें यह भी पता चल गया कि भाई चावल जो है वो 25 किलोग्राम कंज्यूम हो रहे थे अभी तक, और गेहूं भाई 9 किलोग्राम कंज्यूम हो रहे थे, और खर्चा बैठ रहा था हमारा 350 रुपये। ठीक है। अब सवाल में एक बात बोली उसने, और वो बात ये है कि भैया कुछ प्राइस में चेंज हुआ है।
न्यू प्राइस लिस्ट आ गई है। क्या प्राइस आया जी नया? नई प्राइस लिस्ट ऐसे कह रहा है कि यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है, कहता है अगर गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तो गेहूं की कीमत क्या भाई? 25 रुपए पर किलोग्राम। 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 25 का 1/5 कितना आया? 5। तो यानी 5 रुपए पर किलोग्राम रेट बढ़ा दिया, तो नया रेट हो गया गेहूं का 30 रुपए पर किलोग्राम। गेहूं का रेट हो गया भाई 30 रुपए पर किलोग्राम। कह रहा जी ठीक है भाई, 25 था, 20% यानी 5 रुपए बढ़ के 30 हो गया। तथा चावल का मूल्य स्थिर है, और कहता है जी चावल की जो कीमत है वो फिक्स है, चावल की कीमत नहीं बदली, चावल की कीमत जितनी थी उतनी है। तो चावल पहले भी 5 था, अभी भी 5 ही रुपए पर किलोग्राम है। ठीक है जी। तो पूछ रहा है कि बताओ फिर वो अपने चावल की खपत में, किस चीज की खपत में पूछ रहा भाई? चावल की खपत में कितनी कमी करे, चावल की खपत में कितनी कमी करे, किसमें? चावल की खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्चा ना बढ़े, खर्चा उतना ही रहेगा। तो मेरे भाई खर्चा आज भी 350 ही रखना है, और कहता है गेहूं 9 किलो ही खरीदेगा 30 रुपए के भाव से, तो 30 रुपए के भाव से 9 किलो गेहूं कितने का आएगा? 270। भाई खर्च करने के लिए 350 है, 270 हो चुके हैं, तो कितना और बाकी? 80 रुपए। तो 80 रुपए का खर्चा और करेंगे हम भाई, बिल्कुल ठीक है। अब ये 80 रुपए किस पे खर्च होंगे? चावल पे। चावल का रेट क्या है जी? 5 रुपए। तो 5 रुपए के भाव से 80 रुपए में कितना किलो चावल आएंगे जी? 16 किलो चावल आएंगे। चावल पहले कितने आ रहे थे जी? 25 किलो। अब चावल कितने आ रहे हैं जी? 16 किलो। तो चावल में कितने की कमी आई? 9 की। और यही तो पूछ रहा है कि चावल की खपत में कितनी कमी आई। तो मेरे भाई 9 किलो की कमी आई है 25 पे, तो 100 पे कितना काटोगे? 25 चौक 100, 9 चौक 36। तो मेरे भाइयों 36% की खपत में कमी आ गई चावल की। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। ये तो है सवाल का डिटेल। आराम से पहले इस बात को समझो, फिर इसके शॉर्टकट को भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट इसलिए बनेगा क्योंकि उसने पूछा है कितने प्रतिशत की कमी करे। जब भी परसेंटेज पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए, तो आप शॉर्टकट निकाल सकते हैं। देयर इज नो सच डाउट इन दैट पोर्शन। ठीक है जी, पहले समझो आराम से। अब आते हैं मेरे बच्चे इसके शॉर्टकट पे। आइए सवाल पे, अब ध्यान से समझिएगा। भैया यहां राइस है, यहां व्हीट है। जिस लाइन को मैं अंडरलाइन करूंगा उसी को देखेंगे सारे बच्चे। पहली लाइन साफ सुथरी लिखी हुई है कि भाई चावल 25 किलो की खपत है, जबकि गेहूं 9 किलो की खपत है। मेरे दोस्त एक बात बताना, अब उसने एक लाइन लिखी कि द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ द व्हीट, है कि चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो वो ये कह रहा है कि 20% है गेहूं की कीमत का, यानी ये 5 है तो ये कीमत 1 है। यानी मेरे प्यारे बच्चों चावल की कीमत 1 है। अब अगली लाइन में कह रहा है कि अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, तो न्यू प्राइस के ऊपर चर्चा हो रही है और कह रहा है गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, तो 5 का 20% 1 रुपया बढ़ के, यानी 1 यूनिट पर किलोग्राम गेहूं की कीमत बढ़ गई। तो अब क्या हो गया? 6 यूनिट पर किलोग्राम। यानी मेरे प्यारे बच्चों गेहूं की जो कीमत है वो 5 से बढ़ के अब कितनी हो गई? 6 यूनिट पर किलोग्राम। और सबसे लास्ट लाइन में लिखा है एंड द प्राइस ऑफ राइस इज कांस्टेंट, और चावल की कीमत अभी भी 1 ही यूनिट है पर किलोग्राम, यानी ये कांस्टेंट है। कह रहा खर्चा आज भी उतना ही हो रहा है जितना पहले था। अब वही सेम कॉन्सेप्ट जो थोड़ी देर पहले पीछे समझाता आ रहा हूं। अगर खर्चा सेम हो, चीजें फिक्स हो, कांस्टेंट हो, जैसे इसने कहा कि खर्चा 350 ही है, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, गेहूं की कीमत कितनी बढ़ गई? 1 यूनिट पर किलोग्राम। और कितना किलो गेहूं ले रहे थे? 9 किलो। तो अगर 1 किलो गेहूं पे 1 यूनिट एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, तो 9 किलो गेहूं पे कितना यूनिट खर्च करोगे? 9 यूनिट एक्स्ट्रा खर्च करोगे। और मेरे दोस्तों अगर खर्चा फिक्स है, तो यहां अगर आप 9 यूनिट ज्यादा खर्च करने लग गए गेहूं पे, चूंकि हर किलो पे 1 यूनिट रेट बढ़ गया, तो 9 किलो पे 9 यूनिट रेट बढ़ गया, तो नेचुरल सी बात है कि चावल के खर्चे में अब आपको 9 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि खर्चा फिक्स है। अगर आप यहां 9 यूनिट ज्यादा कर रहे हैं, तो यहां मेरे भाई 9 यूनिट की कमी, यानी चावल में 9 यूनिट कम खर्चना होगा। 1 किलोग्राम कितने का है? 1 यूनिट का। तो 9 यूनिट से कितने किलोग्राम आएंगे? 9 किलोग्राम। इसका मतलब आपको अपनी जो खपत है
वो अब 9 किलोग्राम कम करनी होगी, और वो भी किसकी मेरे भाई? चावल की। चावल की पहले खपत कितनी थी? 25 किलोग्राम। अब कितनी हो रही है? 9 किलोग्राम कम। तो कितने की कमी हुई? 9 की कमी 25 पे, तो 100 पे कितनी? दैट इज डायरेक्ट योर आंसर 36%। यानी उसे अपनी खपत में 36% की मेरे भाइयों कमी करनी होगी। मेरे बच्चों, उसे अपनी खपत में 36% की कमी करनी होगी। देखिए भाई, कह रहा है व्हेन इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज बाय 6,000 देन टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम 18% टू 15%। कह रहे एक आदमी की जब इनकम 6,000 रुपये बढ़ जाती है, इनकम 6,000 रुपये बढ़ जाती है, यानी पहले और अब, पहले मान लो उसकी इनकम एक्स रुपए थी, तो अब हो गई एक्स प्लस 6,000। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। लेकिन कहता है टैक्स की जो रेट है वो 18% से 15% हो गई। यानी पहले टैक्स 18% लगता था, तो अब टैक्स लग रहा है 15%। पहले टैक्स रेट 18% थी, तो मेरे बच्चों अब टैक्स रेट है 15%। और सवाल में कह रहा है कि दोनों ही परिस्थितियों में, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है, वाइल इन बोथ द सिचुएशन 25% इनकम इज टैक्स फ्री। कहता 25% इनकम टैक्स फ्री है। मतलब मेरे बच्चों इनकम थी एक्स, इसका 25% पे टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स कितने पे लगेगा? 75% पे। किस रेट से लगेगा जी? 18% की रेट से। यहां इनकम हो गई एक्स प्लस 6,000। कहानी यहां पे भी वही है कि 25% पे टैक्स नहीं लगेगा, तो लगेगा कितने पे? 75% पे। और किस रेट से टैक्स लगेगा जी? 15% की रेट से। क्लियर है यहां तक की भाषा? अब आगे कह रहा है फाइंड हिज इनिशियल इनकम, तो उसकी शुरुआती आय ज्ञात करिए इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ द केसेज। अगर दोनों ही केसेज में वो इक्वल टैक्स पे कर रहा है, अगर दोनों ही केसेज में इक्वल टैक्स पे कर रहा है, तो मतलब मेरे बच्चों जितना टैक्स यहां दे रहा है उतना ही टैक्स यहां दे रहा है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। देखो भाई, इस नागिन के तो कोई यूज हुआ नहीं सवाल में, क्योंकि 75% यहां है और 75% यहां है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। अगर दोनों केसेस में सेम ही इनकम पे टैक्स लगना है, तो वो उस परसेंटेज का तो रोल ही नहीं है। बाकियों को काटते हैं, 2 0 2 0, 3 5 15, 3 6 18, ये 6x आया, ये 5x आया, ये 30,000 आया। देखो यार, इनमें शॉर्टकट पे इस पे नहीं ले जा रहा हूं, बहुत सीधा सीधा, क्योंकि सीधा सीधा निकल के आ जा रहा है आपका आंसर कि x की वैल्यू 30,000। मतलब आपकी जो इनिशियल इनकम है वो 30,000 है, पहले की जो इनकम है वो कितनी है? 30,000। सीधी सीधी बात है। आइए इस पे, इस वाले पे सवाल पढ़ो मेरे भाई। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा था इनकम ऑफ ए मैन इज रुपीज दिस, नाउ हिज इनकम इज इंक्रीज। कहता अब उसकी इनकम बढ़ गई, और जो टैक्स की रेट है वो घट गई 12% से 10% हो गई। अगली लाइन में कह रहा है भैया 30% इनकम हमेशा ही टैक्स फ्री है, तो बताओ उसकी जो इनकम है, फाइंड द इंक्रीज इन हिज इनिशियल इनकम, कि भाई उसकी इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है अगर दोनों सिचुएशन में इक्वल टैक्स देता है। तो 28,800 था, हमने माना एक्स का इंक्रीज हो गया। दोनों ही सिचुएशन में 30% पे टैक्स नहीं है, तो भैया 28,800 का 30% पे टैक्स नहीं लगेगा, तो 70% पे लगेगा, क्योंकि 30% टैक्स फ्री है। और इस पे लगेगा 12% की रेट से। यहां मेरे बच्चे 28,800 हो गया प्लस एक्स। इस पे 30% पे टैक्स नहीं, तो टैक्स कितने पे होगा? 70% पे। किस रेट से जी? 10% की रेट से। आइए मेरे दोस्त ध्यान से समझिए, इसका सवाल में कोई रोल नहीं होता इस नागिन का, क्योंकि दोनों जगह सेम है।
क्योंकि दोनों ही जगह 70-70% है, इसलिए कट जाएगी। बाकियों को मेरे बच्चे कैलकुलेशन करेंगे काट पीट के और एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यार, सवाल में कह रहा था टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज ₹1500। ए और बी दोनों की कुल मिला के तनख्वाह 1500 है, और कह रहा है ए जो है वो 90% ऑफ हिज इनकम स्पेंड करता है। मान लो मेरे भाई ए की इनकम ए है, और तेरी ए की इनकम ए है मेरे बच्चों, और वो अपनी तनख्वाह का 90% इनकम जो है वो खर्चा कर देता है। बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर दे रहा है, और उनकी बचत का अनुपात दे रखा है 3:4। तो भैया अगर ए की इनकम ए मान लो और 90% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 10%। बी की इनकम में बी मान लू तो कह रहा है कि भाई बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 20%। तो मेरे दोस्तों ये आ गई ए की बचत और ये आ गई बी की बचत, और कह रहा है जी इनके अनुपात जो है ना वो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 3:4। एक बार सवाल पढ़िए और यहां तक की बात समझिए। अब तो बेसिक कैलकुलेशन है, जीरो काटा 2 से 2 दूनी 4 आया, तो आपने देखा कि ए अपॉन बी की इनकम का रेशियो आ गया 3/2, यानी ए की इनकम 3 है तो बी की इनकम है 2 यूनिट, तो दोनों की टोटल इनकम कितनी हुई? 5 यूनिट, जबकि दोनों की टोटल इनकम है 1500 रुपए। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट 1500, तो 1 यूनिट 300 रुपए। तो भैया 3 यूनिट 3 गुना 300, 2 यूनिट 2 गुना 300। तो एक इनकम एक इनकम माफ करिए 900 और बी की इनकम आ जाएगी 600। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे दोस्तों मैंने ये टाइप आपकी पूरी खत्म कराई है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत सारी बातें समझ आने लगी होंगी, हल्का हल्का सा लैंग्वेज पकड़ना स्टार्ट हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद मेरे दोस्तों।